हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर के साथ साथ आज बहुत सारे दिनों का एनालिसिस करेंगे। डेली न्यूज़ एनालिसिस हमारा 3 से 4 दिन से पब्लिश नहीं हो पाया। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने हर दिन कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के लिए डीएनए पब्लिश कर पाऊँ। लेकिन एक्चुअली मेरे घर में कल ही एक शादी थी, ठीक है। तो हमारी फैमिली में ही शादी थी। तो आप लोगों को पता है, इंडिया में शादी का मतलब होता है फेस्टिवल। ढोल धमाके जो हैं वो रुकते ही नहीं हैं। तो इन ढोल धमाकों के चक्कर में ये रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी, एंड इसीलिए आई एम सो सॉरी फॉर दिस थिंग। लेकिन आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक भी दिन की कोई भी न्यूज़ मिस आउट नहीं होगी। आई अश्योर यू कि 9 to 12 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी द हिंदू में आई है, उन सभी को हम एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस में। शुरुआत करेंगे, आपको बता दूं, पहला मुद्दा होने वाला है जल्लीकट्टू से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ मुद्दे और होने वाले हैं, जैसे कि एक ये मीम रहेगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये मीम किसके बारे में है, ये पैसा ही पैसा कैसे होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज की बात शुरू करें, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि इसी पे मिलेगी आपको लेक्चर्स की पीडीएफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड ओनली 169 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो 2023 के प्रीलिम्स के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी से जुट जाओ। ओके, चलिए पहला मुद्दा आता है, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन प्लीज टू स्ट्राइक डाउन तमिलनाडु लॉ विच प्रोटेक्ट्स जलीकट्टू। मुद्दा है 9 तारीख का, आया था द हिंदू में। जुडिशियल वर्डिक्ट से रिलेटेड आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और इसको हमारे आर्ट एंड कल्चर से भी कनेक्ट कर सकते हो। मुद्दा क्या है, मुद्दा है अबाउट जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू क्या है, ये देख रहे हो, ये बैल जो है बुल है, ठीक है। और इस बुल को टेम करने के लिए पीछे इतने सारे लोग रखे हुए हैं, कंट्रोल करने के लिए बुल को। ओके, और ये बिल जो बुल टेमिंग फेस्टिवल है ना, ये बुल टेमिंग को ही हम बुल टेमिंग फेस्टिवल एक मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु में, जिसको कहा जाता है जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू। अभी आपने वो मूवी देखी होगी कांतारा, ठीक है। तो कांतारा में आपने देखा होगा कि एक और इसी तरह का बफेलो टेमिंग, बफेलो रेस काइंड ऑफ फेस्टिवल वहाँ पे कंपटीशन होता है, जिसको बोलते हैं कंबाला। ओके, तो वो एक फेस्टिवल था ना, कंबाला जैसे था एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, वैसे ही जलीकट्टू है विच इज रिलेटेड टू बुल टेमिंग। याद रखना, जलीकट्टू है बुल टेमिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे इसको मनाया जाता है तमिलनाडु में। जबकि कंबाला जो है वो बफेलो रेस है, इसको मेजरली कर्नाटका में देखा जाता है। ओके, दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो हुआ क्या है, इसको लेकर यहाँ पे, इस पूरे जलीकट्टू को लेकर जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाली जो एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, पेटा जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहुंच गए हैं कोर्ट के पास कि भाई देखो, जलीकट्टू बिल्कुल सही नहीं है। और कोर्ट ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं, डिस्कशन किया है। तो एक एक करके पहले चीजों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जलीकट्टू क्या है। जलीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, बुल टेमिंग स्पोर्ट है, और ये मदुराई, तिरुचिरापल्ली और इन तरह की जो सिटीज हैं तमिलनाडु की, वहां मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो है ये जनवरी के सेकेंड वीक में मनाया जाता है। पोंगल होता है तमिलनाडु में एक फेस्टिवल, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ओके, ये 2000 से भी पुराना, 2000 सालों से भी पुराना ट्रेडिशन है जो वहां पे मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो मेल बुल्स है ना, मेल जो बुल्स हैं, बुल्स, ओके, ये बुल्स जो है आफ्टर अ टाइम, जब ये मेटिंग के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बचती, तो इनकी मीट के लिए इनका प्रयोग यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। तो बेसिकली इस चक्कर में क्या हो रहा है कि बुल्स की जो पॉपुलेशन है वो गिरती जा रही है, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी समाज समझ नहीं पा रहा है। जो कम्युनिटी है उसकी, जो कम्युनिटी के लिए जो इन बुल्स की इंपॉर्टेंस है वो कोई समझ नहीं पाता। तो इसी इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है जलीकट्टू, ठीक है। तो इस जलीकट्टू में जो फार्मर्स होते हैं ना, जिनके पास भी बुल्स हैं, वो उन फार्मर्स की एक तो एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, और दूसरी चीज उनके इमोशन से कनेक्टेड, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन से कनेक्टेड है ये फेस्टिवल, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, कम्युनिटी का। ओके, तो ये बेसिकली कहना ये है कि एक वायलेंट स्पोर्ट भी है, जिसमें क्या होता है कि कॉन्टेस्टेंट जो भी जीता है बुल को टेम करने में, वो एक प्राइज जीतता है, और जो हार जाता है वो जो है उसको उस हिसाब से भुगतान कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो जो बुल ओनर है, बुल ओनर को भी प्राइज मिलता है, ठीक है। यानी कि जो बुल, जिसका बुल है, उसको भी प्राइज मिलता है। तो सभी का फायदा यहाँ पे एक तरह से होता है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि जल्लीकट्टू जो है, इसमें बार बार मुद्दा ये उठता है कि यहाँ पे एक तो लोगों की बहुत जान जाती है, ठीक है, क्योंकि बुल जो है बहुत अग्रेसिव हो जाता है, और अग्रेसिव सा, वायलेंट सा पूरा गेम है, स्पोर्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जल्लीकट्टू में ये कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट काम हो रहा है, इसीलिए इसको रोकना चाहिए। लेकिन जल्लीकट्टू तमिलनाडु के कल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये
पीजेंट कम्युनिटी के लिए एक ट्रेडिशनल तरीका है अपने प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स को बचा के रखने का। इसी के साथ में ये जो कैटल ब्रीडिंग वगैरह के लिए भी ये बुल्स बहुत काम आते हैं। अभी क्या है, कैटल ब्रीडिंग आर्टिफिशियल तरीके से होती है, लेकिन कंजर्वेशनलिस्ट का मानना ये भी है, पीजेंट्स का मानना ये भी है कि जल्लीकट्टू की मदद से जो मेल एनिमल्स हैं, जो बुल्स हैं, उनको यहाँ पे बचाया जा पाता है और इनको मीट के लिए सेल आउट नहीं किया जाता। और अगर ये बचे रहेंगे तो ये ब्रीडिंग कर पाएंगे, मेटिंग कर पाएंगे, और इनके जैसी जो नेटिव हमारी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है वो वापस से जनरेट हो पाएगी। ओके, तो कुछ इसके पॉजिटिव्स भी हैं जल्लीकट्टू के, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो जल्लीकट्टू पहली बार लीगल स्क्रूटिनी में आया 2007 में, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने और साथ में पेटा जो कि एनिमल राइट्स ग्रुप है, इन दोनों ने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जल्लीकट्टू जो है ये एक गलत फेस्टिवल है, ये एनिमल्स के अगेंस्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे ये 2009 का एक लॉ इन्होंने बनाया, ठीक है। बेसिकली 2007 में तो ये बोल दिया गया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये तो गलत है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू को बचाने के लिए 2009 में एक एक्ट बना दिया, ठीक है, और इस एक्ट को यहाँ पे गवर्नर से साइन करवा दी। 2011 में फिर यूपीए की गवर्नमेंट आई, यूपीए की गवर्नमेंट ने बोला कि बुल्स जो हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं लिस्ट ऑफ एनिमल्स में जिनकी ट्रेनिंग और एग्जीबिशन प्रोहिबिटेड है, यानी कि बुल्स के साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद 2014 में बीजेपी जब आने ही वाली थी उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया बुल टेमिंग स्पॉट्स। ओके, और ये जो बुल टेमिंग स्पॉट जल्लीकट्टू था इसको बैन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, अच्छा, ये 2011 की पिटीशन के अंतर्गत ही हुआ है। ओके, तो अभी क्या है, तो देखो अभी ऐसा है कि ये 2014 में ही आप देखते हो कि बैन हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन कर दिया, लेकिन 2017 तक इधर बहुत प्रोटेस्ट चला तमिलनाडु में और लोग मानने को ही तैयार नहीं थे जल्लीकट्टू को रोकने के लिए। तो यहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट के बाद तमिलनाडु में जब ये मैसिव प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ा। एक ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया जिसमें इन्होंने बोला कि हम जो है जल्लीकट्टू को अलाउड रखना चाहते हैं अपने स्टेट में, हम अपने स्टेट के लिए इस सेंट्रल एक्ट को अमेंड करना चाहते हैं। तो इसको यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया और इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई। प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जो बैन था यहाँ पे ओवरटर्न हो गया और यहाँ पे ये बोला गया कि ये स्पोर्ट खेला जाना तमिलनाडु में चलेगा, अलाउड है, ठीक है, बिना किसी लीगल हर्डल के। पेटा ने फिर इसको चैलेंज किया है और ये कहा है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंतर्गत यहाँ पे अगेंस्ट जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये स्टेट जो है, स्टेट का मूव जो है, तमिलनाडु स्टेट का मूव जो है वो गलत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया, ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी ये बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पे आपने जो यहाँ पे तमिलनाडु में जो लॉ बना हुआ है ना, तमिलनाडु में जो लॉ बना हुआ है जो बोलता है कि नहीं भाई जल्लीकट्टू बैन नहीं हो सकता, जो जल्लीकट्टू को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बना हुआ है, इस सुप्रीम कोर्ट के इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला है कि इस तमिलनाडु के लॉ के बारे में यहाँ पे ये कहा गया है कि तमिलनाडु का लॉ जो है उसको बैन करने के लिए या फिर उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए कई सारी पिटीशन आई थी। तो इन्हीं पिटीशंस को अभी इनके लिए जो फाइनल रिजल्ट है उसको रिजर्व रखा गया है। ओके, तो इन्होंने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है इस पिटीशन को लेकर कि जल्लीकट्टू के बारे में जो तमिलनाडु अपना लॉ लेकर आई है कि भाई नहीं हमारे यहाँ पे तो जल्लीकट्टू होगा, उसके लिए क्या उस जल्लीकट्टू वाले लॉ को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में ये पूरी बात हो रही है। यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 2017, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल रूल ऑफ 2017 एंड 2014 बैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है द सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस। जब मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा रही थी ना ये पैसा ही पैसा होगा, वो पैसा ही पैसा बेसिकली हम इंडिया वालों के लिए रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया ने पहली बार $100 बिलियन का मार्क टच कर लिया है रेमिटेंस के तौर पे। ये रेमिटेंस क्या है? ये रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे कोई घर है, घर में कोई एक बच्चा है जो बड़ा ही होनहार निकला, ये बाहर जाता है पढ़ने लिखने और वहीं पे इसकी जॉब लग जाती है मान लो यूएसए में। अब यूएसए से ये बहुत सारे डॉलर ही डॉलर कमाता है और डॉलर अपने परिवार को यहाँ इंडिया में भेजता है। जो ये पैसा अब्रॉड से इंडिया में आ रहा है, जो इंडियंस ही कमा के इंडिया में भेज रहे हैं लेकिन पैसा वो बाहर का है, इस पैसे को हम कहते हैं रेमिटेंस। और यही रेमिटेंस जो हमारे बच्चों, हमारे होनहार जो नया टैलेंट है, जो हमारे इंडियन जो बाहर रह रहे हैं उन
लोगों ने इतना $100 बिलियन पैसा भेजा है रेमिटेंस के टाइम पे, ओके, रेमिटेंस के तौर पे। तो ये सस्टेन्ड ग्रोथ देखी जा रही है रेमिटेंस की। कनेक्ट कर सकते हो इसको पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से, 9 तारीख का आर्टिकल है। हुआ क्या है, तो देखो रेमिटेंस जो है हमारे देश में $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। ये कौन कह रहा है, ये लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है वो कह रही है, और ये रिपोर्ट किसके, वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है, ओके। रेमिटेंस क्या होता है ये बता चुकी हूँ आपको, यानी कि कोई भी अपने आप को, अपने घर वालों को बाहर से अपने देश में पैसा भेजता है, ठीक है। या फिर आप देखते हो कई सारे हमारे देश के लोग यूएसए में, यूके में काम कर रहे हैं, हाई स्किल्ड जॉब्स में है, कुछ सेमी स्किल्ड जॉब्स में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, एंड सो ऑन। तो यहाँ सभी जगह से इंडिया पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को, यही सब है रेमिटेंस, ओके। जनरल ट्रेंड क्या है, देखो यहाँ पे देखने को मिला है कि भाई ट्रेंड जो है वो ऐसा है कि बढ़ रही है हमारी रेमिटेंस। यहाँ पे देखा गया है 4.9% कुछ है जो रेमिटेंस बढ़ी है, ठीक है। हमारी आप देखोगे तो 4.9% से रेमिटेंस बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले ओवरऑल, ठीक है। और यहाँ पे $794 बिलियन जो टोटल रेमिटेंस है उसमें से ये $626 बिलियन की जो रेमिटेंस आ रही है, वो जान के आपको आश्चर्य होगा कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आ रही है। आप सोचो ना, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या लेस डेवलप्ड कंट्री है, वहीं से तो जो टैलेंट है वो बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, और बाहर जाता है यूएस यूके, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ जाके यहाँ पे जॉब लेकर अपना पैसा वापस अपने देश में भेजता है। तो यहाँ पे ये $794 बिलियन टोटल इस तरह की रेमिटेंस है पूरे वर्ल्ड में, और इसी में से $626 बिलियन है जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आ रही है, ओके। इसके अलावा रेमिटेंस जो है, ये आप देखोगे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इस बार आई है। इतनी रेमिटेंस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री सभी में ऐसी आई है। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया, उसके बाद मेक्सिको में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद फिलीपींस में, और एंड में इजिप्ट में। मतलब टॉप 5 की बात करें तो फर्स्ट वन इज इंडिया, सेकंड वन इज मेक्सिको, एंड थर्ड वन इज चाइना, ओके। अच्छा, रीजंस क्या है इसके पीछे, तो देखो पहला रीजन तो ये है कि जैसे जैसे ग्रेजुअल रीओपनिंग हो रही है, वापस से सेक्टर्स में बूस्ट आ रहा है, बूम आ रहा है। पहले पेंडेमिक आया था तो पेंडेमिक के कारण काफी डिस्ट्रप्शन हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से ये बूम आया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ये भी है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको ये लग रहा है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाएं एंड घर जाएं। तीसरी चीज ये भी है कि सबको लग रहा है कि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक और सो ऑन। तो इसीलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस अपने घर भेज पाए, सो दैट ये जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे यहाँ पे उन उसके होते हुए भी हमारा सर्वाइवल सभी का हो सके, ओके। तो यहाँ पे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ से काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है आफ्टर कोविड। तो ये सारे रीजन है रेमिटेंस के बढ़ने के। इंडिया कैसे इतना रेजिलियंट है, कैसे इंडिया में इनवर्ड फ्लो ही हो रहा है, क्यों इंडिया से आउटवर्ड फ्लो नहीं हो रहा। तो देखो रिपोर्ट जो ये है यहाँ पे बताती है स्ट्रक्चरल शिफ्ट के बारे में। इंडिया की जो रेमिटेंस इकोनॉमी है ना, उसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट शिफ्ट आया। स्ट्रक्चरल शिफ्ट यानी कि पहले जहां से आता था ना रेमिटेंस ज्यादा, अब वहां से कम हो गया, दूसरे देशों से ज्यादा आ रहा है। यानी कि पहले जो रेमिटेंस आता था हमारे इंडियन माइग्रेंट्स को, वो लो स्किल्ड जो जॉब्स हुआ करती थी बाहर के देशों में, स्पेशली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों में, जो सऊदी अरेबिया के आसपास वाले देश हैं, वहां पे जो लो स्किल्ड जॉब्स होती थी ना, सबसे ज्यादा रेमिटेंस यहाँ से आता था। लेकिन अब ये जो हमारा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है, हाई स्किल्ड जॉब्स के कारण यहाँ पे यूएस और यूके के लोग, जो यहाँ पे यूएस और यूके में जो लोग जॉब्स कर रहे हैं और जो इंडियंस काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन यूएस यूके, जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड में हाई स्किल्ड जॉब्स लोग कर रहे हैं, उसके कारण हमारा रेमिटेंस ज्यादा बढ़ रहा है, ओके। तो मेजरली हमारा जो रेमिटेंस इकोनॉमी है उसमें शिफ्ट आया है लो इनकम कंट्रीज से, या फिर जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं उससे हमारा इनकम नहीं आ रहा, हमारा रेमिटेंस आ रहा है हाई स्किल्ड जॉब से, ओके। और इसमें भी आप देखते हो कि यूएस यूके से हमारा 20% जो है रेमिटेंस आ रहा है। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, ओके। देन देखो व्हाट डज द रिपोर्ट से अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड के बारे में आपको क्या लगता है, तो रिपोर्ट बोलती है कि भाई जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अभी जो हम देख रहे हैं कि 4%, 5% इस तरह से रेमिटेंस ग्रोथ है। 2023 में सिर्फ 2% की रेमिटेंस ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो यहाँ पे माइग्रेंट वेजेस को कम कर रही हैं। साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे भी रेमिटेंस गिरने के एक आगार दिखने को मिल रहे हैं, आसार देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे
जो डिमांड है फॉर द लेबर, ये आप देखते हो ये डिमांड कतर वगैरह में अभी बढ़ी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो इसीलिए बढ़ी थी, लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा ना, फिर क्या होगा। तो इसीलिए रेमिटेंस अभी तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि रेमिटेंस में ग्रोथ कम हो, ठीक है। रेमिटेंस ये तो है कि हाँ भाई रेमिटेंस बढ़ेगा ही, लेकिन ग्रोथ कम हो उसके चांसेस है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देन ये आज का आर्टिकल है, स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड, इंडिया इन यूएन। तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बॉडी है, और ये जो है इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स की खासियत ये है कि यही पॉलिसी मेकिंग वगैरह करते हैं मेजरली, ठीक है, और साथ में जनरल डिस्कशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग ये करते हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें क्या है ना, इंडिया फिलहाल में इसको हेड कर रहा है, इसको प्रिसाइड कर रहा है, और ऐसे में इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया अपनी प्रेसिडेंसी का, और इन्होंने बोला दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उसको उठाते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि भाई टेररिज्म, और दूसरा है मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई सभी कंट्रीज को इक्वल हक मिलना चाहिए, और टेररिज्म को हमको रोकना है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि हम जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच प्रिंसिपल्स एंड वे फॉरवर्ड, इसके ऊपर यहाँ पे बात करने वाले, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। इंडिया ने बोला है कि भाई हमने तुम्हें कितनी बार बोला है, यूएनएससी में सभी को बोला है, जनरल असेंबली में सभी को बोला है कि टेररिज्म की एक डेफिनेशन अपना लो, समझ में आ पाएगा कि कौन किसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं, किसको हम टेररिज्म कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। कोई अपनाने को ही तैयार नहीं है। यूएस वाले लोग जो हैं, यूएस वाली जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि भाई टेररिज्म दो तरीके का होता है, जो हम इराक में सीरिया में कर रहे हैं वो टेररिज्म नहीं है, हम वहाँ पे लोगों को बचा रहे हैं, हम वहाँ पे पॉजिटिव इंटरवेंशन कर रहे हैं। लेकिन वही यूएसए जब रशिया जाके यूक्रेन में वही अटैक्स करती है, उसी तरह से वहां की जनता को मारती है, तो वहां पे यूएसए बोलता है नहीं रशिया टेररिज्म को अपना रही है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान के लिए गुड तालिबान बैड तालिबान है, तो मतलब जो तालिबान आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा वो गुड हो गया, जो तालिबान आपके ऊपर अटैक कर रहा है वो बैड हो गया। इस तरह से आपने टेररिज्म को गुड या बैड की कैटेगरी में जो रखा है वो गलत है। ये कहा है हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 6 मेन ऑर्गन हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उसमें से यूएन का पहला प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही है। काम है इसका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। 17 जनवरी को इसका पहला सेशन हुआ था 1946 लंदन में, और हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क सिटी में। मेंबरशिप की बात करें तो 15 मेंबर्स इसमें आते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस ये सब आते हैं। ओके, तो देखो 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको आप फेजर से याद रख सकते हो, ठीक है। ये फेजर क्या है, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड एंड रशिया। ओके, और इसके अलावा 10 मेंबर्स होते हैं जिनकी मेंबरशिप नॉन परमानेंट होती है, और ये 2-2 साल के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। 2-2 साल का इनका टेन्योर होता है। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो बदलते रहते हैं, एंड इसके अलावा 50 से ज़्यादा यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो मेंबर रह चुके हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है रेन लैशेस तमिलनाडु कोस्ट एज मैंडस मेक्स लैंडफॉल। तो देखो ये मैंडस क्या है, मैंडस साइक्लोन है, ओके, और इसने लैंडफॉल किया है, यानी कि जैसे होता है ना, ये देखो यहाँ से हमारा ये कोस्ट है, यहाँ से एकदम तेजी से साइक्लोन आ रहा है, ओके, और जैसे ही साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एक खासियत होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनको फ्यूल मिल रहा होता है, और उनका फ्यूल क्या है, उनका फ्यूल है मॉइस्चर। तो जब तक उनको मॉइस्चर मिल रहा है तब तक वो जिंदा है। यहाँ पे आप देखते हो ये ओशन है, और यहाँ से ओशन से जब तक आपको यहाँ पे पानी मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है इस साइक्लोन को, तब तक तो ये जिंदा है। लेकिन जैसे ही ये मॉइस्चर खत्म होने लगता है, ये जो है साइक्लोन ये वापस से मूव करने लगता है, वापस से गिरने लगता है, इंटेंसिटी कम होने लगती है। यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया इंटेंस सा डेवलप हो गया है वो कम होने लगता है, और धीरे धीरे साइक्लोन जो है वो डिसिपेट होने लगता है, ठीक है। तो इसका डिसिपेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो साइक्लोन मैंडस जो है इसने एक लैंडफॉल कर दिया है तमिलनाडु के कोस्ट पे जाके, ओके। और ये साइक्लोन कैसे बना, क्या इसकी जानकारी है, सब कुछ एक एक करके समझते हैं। देख रहे हो ये साइक्लोन कहाँ आया, बे ऑफ बंगाल में आया, और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा क्यों आते हैं, अरेबियन सी से ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं, ये आप मुझे बताओगे आज के कमेंट सेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो बे ऑफ बंगाल से ये तूफान उठा, ठीक है, और यहाँ से आते 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 तमिलनाडु कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश कोस्ट पे टकराया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। साइक्लोन मैंडस जो है ये स्लो मूविंग साइक्लोन है जो मॉइस्चर लेके आया ढेर सारा, और इसने काफी सारी रेनफॉल और ये सब चीजें कर दी, विंड स्पीड वगैरह कम, विंड स्पीड जो है धीरे हो गई इसकी जैसे ही लैंडफॉल हुआ। तो ये जो नाम है मैंडस, ये कहाँ से आया, ये मैंडस नाम आया यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसका नाम रखा है। आईएमडी
जो है इसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे भूचाल लेकर आइए साइक्लोन। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो नाम कैसे डिसाइड होता है साइक्लोन का? तो देखो साइक्लोन जो है यहाँ पे आपको पता है कि सब ओशन बेसिस में कहीं ना कहीं साइक्लोन बनते हैं, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। ईयर 2000 में एक ग्रुप ऑफ नेशंस था जिसका नाम है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, WMO एस्केप इसका नाम है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक। ठीक है, इस ग्रुप में आप देखते हो कि इस ग्रुप में यहाँ पे 13 कंट्रीज अब हो गई, पहले 8 ही कंट्रीज थी, अब इसमें 13 कंट्रीज हो गई हैं। ये 13 कंट्रीज 13 नाम सजेस्ट करती हैं। ओके, और ये 13 नाम करके टोटल 169 नाम हो जाते हैं, और ये 169 नामों की इस तरह से एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और ये लिस्ट के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से चलता रहता है। कहीं पे भी पूरे एरिया में कहीं पे भी अगर तूफान आता है इंडियन ओशन वाले रीजन में, तो मान लो सबसे पहला नाम ये वाला उठेगा, फिर ये खत्म हो गया तो ये वाला उठेगा, इस तरह से एक एक करके नाम डिसाइड होते हैं। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको पता है कि लो प्रेशर एरिया होते हैं, बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर होता है, जहां से इस तरह से विंड्स अपवेल करने लगती हैं और ऊपर जाके डिस्पर्स हो जाती हैं। कॉरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट के अंदर इस तरह से यहाँ पे इनका सर्कुलर मोशन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटेंस लो प्रेशर। काफी अनसर्टन, काफी अनस्टेबल सिचुएशंस होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे तेजी से बारिश होती है। ओके, और तेजी से मौसम बदलता हुआ आपको दिखता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है हमारा आज का, इंडिया अर्ज्ड टू अडॉप्ट एशियन कंसेंसस ऑन म्यांमार। तो देखो हुआ क्या है, एशियन कंट्रीज, एशियन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं ये 10 मेंबर्स का, 10 कंट्रीज का ग्रुप है। ओके, ये 10 कंट्रीज जो हैं, इन 10 कंट्रीज में आप देखोगे कि एक कंट्री जो है वो म्यांमार है। बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज जो है ना, उन कंट्रीज में ये 10 कंट्रीज जो हैं उनमें से एक म्यांमार है। अब ये जो एशियान है, इसने बोला है कि म्यांमार में चल रहा है आजकल जनता रूल। जनता रूल क्या है? जनता रूल कहने को जनता रूल है, एक्चुअल इसका मतलब है मिलिट्री रूल चल रहा है यहाँ पे। तो ये मिलिट्री रूल के चलते यहाँ पे जो सिटीजन है उनकी आवाज दबाई जा रही है, डिसेंट यहाँ पे दबाया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी कुछ नहीं है यहाँ पे म्यांमार में। यहाँ पे जो एक्चुअल सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, उसको डिटेन कर दिया गया है, और यहाँ पे कू हो गया था तो मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया और मिलिट्री रूल अभी चल रहा है। तो एशियन कंट्रीज का कहना है कि हमें यहाँ पे म्यांमार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है 2021 से। ओके, और अगर हम यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर पड़े और ये फिर से सिविलियन गवर्नमेंट को लेकर आए। तो 5 पॉइंट कंसेंसस है एशियन का। ठीक है, अब इसमें इंडिया ने बोला है कि हम एशियन के साथ खड़े हैं इस चीज में, एशियन की हम मदद करेंगे इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं है। फिलीपींस ने भी सेम ही कहा है। ओके, तो देखो एशियान की बात करें, एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुई है पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। ओके, ये एशिया पैसिफिक रीजन में आप देखने को मिलेगी आपको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बीच में। तो 10 कंट्रीज यहाँ पे देख पा रहे हो, लाओस है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रूनई है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज का ये ग्रुप है। मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी जो है ये इसका मोटो है। 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एशियन डे। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता में है। मूव करते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN के रेड लिस्ट में यहाँ पे 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको एड ऑन किया गया है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी एक रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट यानी कि वो लिस्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि फ्लोरा एंड फोना दोनों ही के लिए ही, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना दोनों के लिए ही कितना प्रोटेक्शन कौन सी स्पीशी को मिलना चाहिए। तो प्रोटेक्शन स्टेटस किसका क्या होना चाहिए ये बताया जाता है अंडर दिस फ्लोरा एंड फौना वाली चीज। ओके, तो इसमें 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है IUCN में। और ये जो है पेपर 3 कंजर्वेशन एनवायरमेंट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, 10 तारीख की न्यूज है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 जो प्लांट्स हैं, 3 मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनफैक्ट हमारे हिमालयाज के, जो मेजरली उत्तराखंड वाले रीजन में आपको मिलते हैं। इनको IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज में शामिल किया गया है। एक का नाम है मीजोट्रोपिस पेलिटा, इसको शामिल किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। फिर है फ्रिटोलिया किरहोसा, इसको शामिल किया गया है वल्नरेबल में। और एक है हेटा जिराया, इसको शामिल किया गया है एंडेंजर्ड में।
आई एम सॉरी, आई एम प्लीज पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कभी गलत कुछ बोल रही हूँ, बॉटनिकल नेम्स है, ओके। तो यहाँ पे 3 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेजरली उत्तराखंड से एंडेमिक हैं, और इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये सब कहा गया है क्योंकि देखो इतने कम ही बचे हुए हैं ये प्लांट्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभी रिसेंटली 3 मेडिसिनल प्लांट्स को IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया, जिसमें से एक को क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया, कहाँ पे वो प्लांट मिलता है, तो याद रखना हिमालय में मिलता है, नियर उत्तराखंड, ओके। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो देखो IUCN के बारे में चीजें जान लो। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है मेजरली वर्ल्ड के फ्लोरा एंड फोना के कंजर्वेशन के लिए। स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और रेड लिस्ट जो है थ्रेटन्ड स्पीशीज की, उसमें आप देखते हो कि इसमें बेसिकली 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 9 कैटेगरीज। तो 9 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। कौन कौन सी 9 कैटेगरीज हैं, देखो यहाँ पे तो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन्ड है, लीस्ट कंसर्न्ड है, और इसके अलावा 2 और कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें डाटा इन वेरिएंट इस तरह से एक है, डाटा इन कैपेसिटी इस तरह से है, डाटा अनअवेलेबल वाला, और एक है एक और है, ठीक है, लाइक जिसमें कोई भी प्रोटेक्शन स्टेटस नहीं मिला है, ऑलराइट। तो हाँ जी, मैं बता रही थी ना, 9 कैटेगरीज हैं। तो 9 में ये तो मैंने बताई, ये 7 हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक है डाटा डिफिशिएंट, दूसरा है नॉट इवेल्युएटेड, ओके। तो ये 9 कैटेगरीज हैं, याद रखना, यहाँ पे साथ ही दिख रही है जो कंसर्न्ड कैटेगरीज हैं, इसके अलावा ये डाटा डिफिशिएंट और नॉट इवेल्युएटेड भी है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है हमारा निक्षय मित्र के बारे में। क्या है ये निक्षय मित्र? तो देखो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे टीबी का इलाज चल रहा है लोगों का, ठीक है, ये 11 तारीख की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है। यहाँ पे देखने को मिला कि ये टीबी में जो निक्षय मित्र स्कीम है काफी अच्छा काम कर रही है। क्या है ये निक्षय मित्र, बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि टीबी के बारे में। देखो भाई, इंडिया में टीबी का हाईएस्ट बर्डन मिलता है पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है। 26 लाख जो लोग हैं उनको यहाँ पे इंडिया में ये डिसीज कॉन्ट्रैक्ट करता है। हर साल 4 लाख लोग जो है इसकी चपेट में आते हैं और मर जाते हैं। तो इकोनॉमिक बर्डन भी टीबी का बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ का लॉस तो हो ही रहा है, साथ में इनकम एंड वर्क डेज का लॉस भी हो रहा है। और टीबी जो है मोस्टली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप को ही अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे एज ग्रुप को जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी कि हमारी यंग पॉपुलेशन को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये कर रहा है, और उनको पावर्टी के चक्रव्यूह में जाके छोड़ दे रहा है, ऑलराइट। तो देखो टीबी जो है, इसकी बात करें, ये जो है बैक्टीरियम के कारण हुआ है, एक बैक्टीरियम जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये माइकोबैक्टीरिया फैमिली से आता है, ओके। और इसमें लगभग 200 मेंबर्स हैं इस फैमिली में, उसमें से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियम है, ओके। इस में आप देखोगे ह्यूमंस में टीबी जो है मोस्टली अफेक्ट करता है लंग्स में, ठीक है, इसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, लेकिन कई बार ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी जो है किसी भी पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, एयर के थ्रू फैल सकता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, तो आप कफ करोगे, स्नीज करोगे, स्पिट करोगे, कहीं पे थूक फेंकोगे, उसके थ्रू भी टीबी के जर्म्स फैल सकते हैं। कॉमन सिम्टम एक्टिव लंग टीबी का यही है कि कफ बहुत होता है, साथ में कफ के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, ये सब भी हो सकते हैं। टीबी देखो एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिसीज है, और इसको ट्रीट करने के लिए आपको 6 महीने का एक कोर्स करना पड़ता है। 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेने होते हैं, इसके कोर्स को कहते हैं हम डॉट्स, ओके। तो ये डॉट्स के थ्रू आपके टीबी का इलाज हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ओके, ऑलराइट। इसके अलावा ये जो निक्षय मित्र की बात करें थे, तो ये निक्षय मित्र जो प्रोग्राम है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, निक्षय मित्र, ओके। ये निक्षय मित्र प्रोग्राम जो है ये आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके अंतर्गत, जिसमें हमको एलिमिनेट करनी है टीबी बाय 2025, ओके। और यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है, इसमें 3 pronged अप्रोच है। पहला है न्यूट्रिशनल अप्रोच, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, दूसरा एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट देना है, और तीसरा वोकेशनल सपोर्ट हमको देना है। निक्षय 2.0 पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है टीबी पेशेंट्स के लिए, जिसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो भी अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करेंगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। निक्षय मित्र जो है ये क्या होगा, एक डोनर होगा या एक वॉलंटियर होगा, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एनजीओ कोई भी हो सकता है। ये निक्षय मित्र जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एक पेशेंट को, एक टीबी पेशेंट को, यानी कि एक टीबी पेशेंट को ये गोद लेगा, कोई इंडिविजुअल, कोई कॉर्पोरेट, कोई सोसाइटी, कोई भी हो सकता है। तो टीबी पेशेंट को गोद लेकर उनका पूरा खर्चा जो है उनके इलाज विलाज का वो करता है ये निक्षय मित्र, ओके। तो ये है पूरी न्यूज़
हमारे निक्षय मित्र के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ क्यों थी। पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि जो भी लोग अंडर न्यूट्रिशन है उनको टीबी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन वाले लोगों को, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उनको टीबी बहुत हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन रिजर्व नहीं होते ना, तो टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है टीबी पेशेंट्स को जब मिलता है तो उनकी वेट गेन यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके कारण वो थेरेपी से अधर कर पाते हैं, मसल स्ट्रेंथ मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, एंड सो ऑन। ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स भी इनको मिल सकते हैं अंडर दिस निक्षय मित्र प्रोग्राम। ओके। एंड लार्ज स्केल कंट्री वाइड हेल्थ प्रोग्राम है इसमें, क्योंकि जन भागीदारी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बिहेवियरल चेंज की बात हो रही है, डिमांड क्रिएशन की बात हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोग खुद से वॉलंटरीली, इसीलिए ये बहुत एक पावरफुल स्कीम मानी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इसमें टीबी पेशेंट्स जो हैं उनको लोग अडॉप्ट करते हैं, साथ में उनको हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे देश में 52,000 से ज़्यादा निक्षय मित्र हैं। ओके। तो निक्षय मित्र जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बारे में न्यूज़ थी। देन कम्स टुडेज न्यूज़, व्हाट इज द एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड व्हाई आर टेक कंपनीज यूजिंग इट, फोकसिंग ऑन इट। तो आप देखते हो बहुत बार न्यूज़ आती है, बहुत बार एड्स आती है व्हाट्सएप की, ठीक है, कि व्हाट्सएप से पे यहाँ से किसी पर्सन ने इस पर्सन को मैसेज भेजा, लेकिन क्या मैसेज भेजा, इस पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। यानी कि जो मैसेज भेजा गया है वो सेंडर और रिसीवर के अलावा किसी को भी नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा उसका एक्सेस। तो यहाँ पे ये क्या है, इंक्रिप्शन का क्या पूरा मुद्दा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। इंक्रिप्शन देखो आसान सी भाषा में समझाती हूँ। आपने फॉर एग्जांपल लिखा ABCDE, ये आपका मैसेज है, मैंने इसको कुछ तो भी उल्टी सीधी लैंग्वेज में इस तरह से लिख दिया। ये अब ये जो है ये हो गया इंक्रिप्शन, इसका किसी ना किसी कोडिंग फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे क्या पता कि इसको मैंने कैसे लिखा है, तो मुझे पता चलेगा जब इसको मैं डिकोड कर पाऊंगी, यानी कि इसके पीछे क्या तरीके से कोडिंग की गई है। अगर मैंने उसको डिकोड कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा मैसेज क्या है। तो पता ना चले इसीलिए ये कोडिंग यहाँ पे इस तरह से की जाती है, और ये जो कोड है वो किसी को शेयर नहीं किया जाता। तो जो सेंडर है उसने जो मैसेज भेजा रिसीवर को, उसने मैसेज जो भेजा है उसके बीच में कोई भी उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है, ना गवर्नमेंट, ना चैनल, कोई भी नहीं। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही ये मैसेज रहेगा, इसको कहते हैं एन्क्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब क्या है कि ये जो एनकोडेड मैसेज है इसको डिकोड करके नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट कर दो, ABCDE में कन्वर्ट कर दो, ये होगा डिक्रिप्शन। ओके। तो देखो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बताया गया वेनसडे को यूट्यूब, वेनसडे को ट्विटर ने अनाउंस किया कि भाई वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि ट्विटर के जो डीएम है वो इनक्रिप्ट हो जाए। ओके। और यहाँ पे डाटा पॉइंट्स वगैरह बढ़ा दिए गए आई क्लाउड में एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए। और बेसिकली यहाँ पे एम यही है कि सारी की सारी कंपनी धीरे धीरे करके डाटा इंक्रिप्शन की तरफ बढ़ रही है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की तरफ बढ़ रही है। अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है क्या? एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि कोई आपने कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ के लिए, तो इन इन दोनों के बीच में जो भी मैसेजेस ट्रांसफर हुए हैं वो आपको बीच में कोई नहीं पता लगा सकता, कोई भी नहीं। ओके। तो दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा दो डिवाइसेस के बीच में, और थर्ड पार्टीज जैसे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, साइबर क्रिमिनल्स, इन सभी को यहाँ पे किसी को भी इसका एक्सेस ना मिल पाए। तो इसके लिए ये प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन लाया गया है। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन का एम यही है कि जो भी कोई अगर बीच में आता है, कोई भी पर्सन, कोई भी मीडियम, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो किसी भी मैसेज को, दो लोगों के बीच के किसी भी मैसेज को पढ़ ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अनरीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बिफोर सेंडिंग। तो यहाँ से सेंडर ने, देखो ये सेंडर है, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा रिसीवर को, तो ये इतना आसान साइकिल नहीं है। सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो पहले होता है इनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट यानी कि उसकी कोडिंग होती है, और ये जाता है, फिर जब सेंडर के पास जाता है वहां पे ये डिक्रिप्ट होता है और फिर रिसीवर को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर और सेंडर के बीच में इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है, सो दैट कोई भी इस डाटा को चुरा ना पाए। तो यहाँ पे ये लीगल प्रोसीडिंग्स में फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह शेयर करने में अभी भी होता ही था, पहले भी होता ही था। ओके। अभी इसको यूज किया जा रहा है, अभी आजकल तो व्हाट्सएप, आई सिग्नल, आई मैसेज, ये सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, गूगल मैसेजिंग इसको यूज कर रही है, सो दैट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन ट्रांस जो भी यहाँ पे कन्वर्जेशन कम्युनिकेशन हो रही है वो आराम से सिक्योर तरीके से हो, कोई और इसको लीक ना कर पाए। ओके। अब पासवर्ड जो है या प्रोटेक्टेड स्टोर्ड डाटा जो है, ये सब चीजें जो है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगता है।
है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी इसको यूज कर रही है, तो आपने व्हाट्सएप की तो एड्स बहुत बार देखी ही होगी, एप्पल भी कर रहा है, एलन मस्क भी चाह रहे हैं ट्विटर के लिए इसको यूज किया जाए। तो फोकस यही है कि कंपनी जो है अपने जो यूजर्स हैं उनको एक सेफ डाटा स्टोरेज दे पाए, ट्रांसफर सर्विसेज जो है वो सेफ दे पाए, सिक्योर दे पाए, ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन फॉर द यूजर्स, यूजर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो मायने यही हैं कि देखो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा होगा ना अगर, तो यूजर जो है अपने किसी भी तरह से अपने डाटा को अनवारंटेड पार्टीज के हाथ में जाने से रोक पाएगा। ना सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, ना क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर के पास, ना कंपनी के पास, कोई भी इसके डाटा को स्टोर या यूज नहीं कर पाएगा। एप्पल आईडी आप देखते हो, एप्पल आईडी में आप साइन इन करते हो तो सारा डाटा एप्पल के पास चले जाता है, तो वो सब भी नहीं होगा अगर आप इंक्रिप्शन हो जाता है तो डाटा जो है उसको एक्सेस सिर्फ और सिर्फ यूजर्स कर पाएंगे। और यहाँ पे पासकोड डाटा हो गया, पासवर्ड हो गया, जो कुछ भी है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स तक के पास भी नहीं जाएगा। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मेटा डाटा को ही प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो फाइल क्रिएट की हो, कोई मैसेज भेजा हो, कुछ भी यहाँ पे जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा, प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें, व्हाई आर दीज गवर्नमेंट एजेंसीज अनहैप्पी देन, क्यों ये गवर्नमेंट एजेंसीज इतना रोना गाना कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको भी डाटा तो नहीं मिलने वाला है ना। और आपने देखा है बहुत सारी न्यूज आजकल ऐसी आई है, कई सारे पेपर्स लीक हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि गवर्नमेंट्स ने ही डाटा लीक करके डाटा को यूज किया इस तरह से कि उनको इलेक्शन कैंपेन में मत मिले और वो इलेक्शन जीत जाए, इलेक्टेड हो जाए, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट्स का कहना है कि भाई तुम सभी इंक्रिप्शन कर दोगे, हमको भी एंट्री नहीं दोगे, हमको भी नहीं देखने दोगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, कोई साइबर क्राइम होने वाला है, हम कैसे पता लगाएंगे कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी होने वाली है या इस तरह से कुछ भी वायलेंस होने वाला है, हमको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि तुम हमको एक्सेस ही नहीं दे रहे हो। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने कोशिश करी थी इसकी लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कोई भी कंपनी एक्सेस नहीं दे रहा है अपने एनक्रिप्टेड डाटा का, ओके। बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट है हमारा इशू अबाउट हॉर्नबिल्स। तो ये संडे को न्यूज आई थी। न्यूज बेसिकली क्या है, G20 आपने देखा होगा, G20 समिट को अभी हेड कर रहा है इंडिया, प्रिसाइड कर रहा है इस पे इंडिया। तो इस G20 समिट के लिए जो लोगो बनाया गया उसमें हॉर्नबिल का भी साइन है। ये हॉर्नबिल जो है बेसिकली हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये G20 प्रेसिडेंसी जो है वो नागालैंड के इस हॉर्नबिल फेस्टिवल से ही शुरू हुई है, ठीक है। लोगों में नहीं है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल से ही ये जो G20 की शुरुआत है इस मीटिंग की हुई है, ओके। तो यहाँ पे नागालैंड के कल्चर, क्विजीन, इन सब से अवगत कराया गया लोगों को। यहाँ पे मेनली हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था। तो हॉर्नबिल क्या है, देखो भाई, ग्रेट हॉर्नबिल जो है इस तरह की बर्ड होती है जो कि हिमालयन फुटहिल्स में नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स के आसपास मिलती है। स्टेट बर्ड है ये अरुणाचल प्रदेश एंड केरला की, और यहाँ पे 5 फीट का विंग स्पैन इनका होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है काफी अच्छी स्पेस है, अच्छी प्लेस है ओरिएंटल पीक पाइड हॉर्नबिल के लिए, राजाजी नेशनल पार्क। कई सारे तरीके के हॉर्नबिल हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, इस तरह से कई सारे टाइप्स के हॉर्नबिल हैं। हॉर्नबिल्स जो हैं इसमें आप देखते हो ये टॉल ट्रीज प्रेफर करती है जहाँ पे नेट्स नेस्ट ये अपना बनाती हैं, और म्यूचुअलिज्म के साथ रहती हैं दूसरी बर्ड्स एंड ट्रीज के साथ मिलजुल कर। फ्रूट ईटिंग एनिमल होती है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं ये, ठीक है। और ये रेन फॉरेस्ट वगैरह में रहती हैं। टॉल ट्रीज जो है आप देखते हो, टॉल ट्रीज को अभी काटा जा रहा है, हैबिटेट लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है हॉर्नबिल में, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के जो फेस्टिवल हैं वो मनाए जा रहे हैं, ओके। तो देखो हॉर्नबिल की बात करें, ग्रेट हॉर्नबिल की, तो ये जो है हॉर्नबिल मेंबर का वन ऑफ द लार्जर मेंबर्स है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट एशिया में इसको ये मिलता है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में पहले आता था, अब वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये जो है इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट का, कि फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है वो पता चलता है हमको यहाँ से। और ये जो है जो सीड डिस्पर्सर है एक तरह से आप देखोगे तो, और इसको आप फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, इसके अलावा स्टेट बोर्ड है यहाँ कहाँ का, केरला और अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये नागालैंड का स्टेट बोर्ड नहीं है, याद रखना, नागालैंड का स्टेट बोर्ड नहीं है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में जरूर मनता है लेकिन नागालैंड का स्टेट बोर्ड नहीं है। स्टेट बोर्ड है ये अरुणाचल और साथ में केरला का। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। थ्रेट्स आप देखोगे तो लॉगिंग, हैबिटेट लॉस हो रहा है लॉगिंग के कारण, फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण इनका, ओके। तो यहाँ पे एक तो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है IUCN के। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश और केरला
बाकी यहाँ पे स्टेट बोर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, थ्रेड्स इसके कई सारे यहाँ पे हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, स्पेशली इंडिया के साइड पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो 51.5 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम जितना इम्पोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कम होता जा रहा है। इस तरह से जो गैप है बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो बढ़ती ही जा रही है, ओके। और यहाँ पे इम्पोर्ट जो हैं वो आप देखोगे हमारे देश में 60.27 बिलियन डॉलर के हो गए, जबकि हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ 8.7 बिलियन डॉलर के हैं, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा था जो मुझे आपको बताना था, बस और कुछ नहीं था। इंडिया में कैसे चाइना को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखो क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, आयरन ओर होती है, कॉटन होता है, रॉ बेस्ड मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, कमोडिटीज हो गई। लेकिन इम्पोर्ट हम करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ओके, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, फिर उसके बाद पीपीई किट्स हो गई, ये सब हम इम्पोर्ट करते हैं, ऑलराइट। बढ़ते हैं आगे आईएलओ के डिक्लेरेशन की तरफ। आईएलओ जो है, आईएलओ ने डिक्लेयर किया है कि भाई सभी कंट्रीज जो है अपने अपने लेबर क्लास के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई, रीजनल मीटिंग हुई, 17th मीटिंग हुई है यहाँ पे, रीजनल मीटिंग, जिसमें 10 पॉइंट प्रायोरिटीज डिसाइड की गई हैं सभी नेशनल पार्टीज के लिए, नेशनल मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वेजेस वर्कर्स के कम हो रहे हैं, तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि लेबर जो है, लेबर क्लास जो है उनका कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, उनका सब सही सही तरीके से सर्वाइवल हो सके। तो सभी गवर्नमेंट्स को यहाँ पे बोला गया कि आप लेबर प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने देशों में लॉज बनाइए, उनको भी बार्गेनिंग पावर दीजिए, सो दैट हम सही तरीके से इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 में आईआर से, ओके। बढ़ते हैं आगे, आईएलओ के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है, 1919 में बनी थी आईएलओ, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स वर्कर्स सभी इसमें आते हैं। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस बनी थी, उसके हिसाब से ये आईएलओ बना था लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। फाउंडिंग मिशन जो हैं इसके, कौन कौन से मिशन इन्होंने फाउंड किए, तो सोशल जस्टिस जो है बेसिकली इसके लिए इन्होंने कई सारे मिशंस यहाँ पे प्लान आउट किए हैं आईएलओ ने, ओके। मेन यहाँ पे एम यही करता है कि ये जो है यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस के लिए काम करता है, ओके। बढ़ते हैं आगे, आईएलओ के फंक्शन देखोगे तो पॉलिसीज को बनाना, कोऑर्डिनेट करना, प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना लेबर इश्यूज से रिलेटेड, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाना रिगार्डिंग लेबर वर्क, ओके। और साथ में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन देना, राइट टू वर्क यहाँ पे देना, एसोसिएशन का राइट देना, कलेक्टिव नेगोशिएशन की पावर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स लेबर, ये सब चीज़ों के लिए, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आईएलओ काम करता है। इसके अलावा रिसर्च एंड पब्लिकेशन में भी आईएलओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके। बढ़ते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को रियलाइज करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यहाँ पे प्रमोट करना, और विमेन एंड मेन को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिलती है एम्प्लॉयमेंट में या डिप्लॉय करना इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब काम आईएलओ का है। इसमें गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, सभी को साथ में लेकर चलता है आईएलओ, ओके। बढ़ते हैं आगे, तो बिल टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। हुआ कुछ यूं है कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस करी है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल, राज्यसभा में। और ये मिनिस्ट्री ने बोला है कि हमारे देश में नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो 42% है टोटल एनर्जी जनरेशन का। तो इसको हमको एड्रेस करना, और हमको अब इस नॉन फॉसिल से फॉसिल सॉरी हमारे देश में जो अभी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उससे हमको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे जाना है, जहाँ पे हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो वो कम से कम हो। तो इसके लिए ये एनर्जी ट्रांजिशन जो करने के लिए ये बिल लाई गई है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को, इंस्टीड ऑफ यूजिंग ये जो हमारी सीएनजी या एलएनजी जैसी जो गैसेज हैं उनको यूज करने की जगह हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, सो दैट यहाँ पे कार्बन एमिशन कम हो। तो देखो अमेंडमेंट्स का एम क्या है, पहला एम यही है कि इंडिया जो है अपना पावर कंजप्शन को कम करना चाहता है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, जो पावर कंजप्शन हो रहा है, फुटप्रिंट जो है अपनी कार्बन फुटप्रिंट उसको कम करना चाहता है। इंडिया का कार्बन मार्केट की बात करें तो इंडिया का कार्बन मार्केट को ये डेवलप करना चाहते हैं हम, और हमारे देश में क्लीन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करना चाहते हैं। हम अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू, पेरिस क्लाइमेट डील में हमने देखा था, बात करी थी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उसके थ्रू हम अपने 2030 के टारगेट्स को पूरा करना यहाँ पे चाह रहे हैं, और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में भी आया था, जिसमें बात बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की हुई थी, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन की हुई थी, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने की बात हुई थी, ये सब चीज़ें बातें ऑलरेडी हुई है। जो बिल है उसमें ये बोला जा रहा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी हम बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल, इन सबको हम यूज़ करेंगे, ओके।
इसके अलावा कार्बन मार्केट्स एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। कार्बन मार्केट्स कुछ ऐसे ही होगा जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है ना, यानी कि मान लो ये 1, 2, 3 ये 3 बेसिकली कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ को बोला गया है कि आप जो हो 100 यूनिट कार्बन एमिशन कर सकते हो। अब मान लो कोई एक कंट्री ने सिर्फ 80 यूनिट कार्बन एमिशन किया, किसी एक कंट्री ने 100 यूनिट कार्बन एमिशन किया और किसी ने 120। तो ये 100 वाले का तो काम हो गया कि 100 ही कर सकता था। 80 वाले को भी कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि उसने तो 20 यूनिट कम ही खर्च करी है। लेकिन ये 120 वाले को दिक्कत है क्योंकि इसने 20 यूनिट ज़्यादा खर्च कर लिए। तो यहाँ पे ये 120 वाला आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि कार्बन ट्रेडिंग कर लेते हैं, आप मुझे इसके बदले का सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये कार्बन मार्केटिंग हो पाएगी, कार्बन मार्केट इसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बनाया जा रहा है, पेनल्टी प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं एंड सो ऑन। ओके, इसके साथ यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है वो भी, उसको भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को भी एम्पावर किया जाएगा और साथ में प्रोविजन ऐसे बनाए जाएंगे जिसके थ्रू क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को हम सपोर्ट कर सकें। ओके, चाइना की बात करें भाई, नेक्स्ट हमारा इशू है चाइना प्रिपेयर्स फॉर ह्यूज कोविड-19 सर्ज। तो 10 तारीख की न्यूज़ है, कोविड फिर से यहाँ पे सर्ज हो रहा है चाइना में और यहाँ पे फिर से पीक पकड़ता दिख रहा है चाइना में जो कोविड है। और चाइना जो है यहाँ पे अपनी ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी पे टिका हुआ है अभी भी, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स है ना कोविड वाले लोगों के, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला मुद्दा क्या है, यहाँ पे ज़ीरो कोविड क्या है, ज़ीरो कोविड तो डायनामिक ज़ीरो है, ये समझना है। जब चाइना बोलता है ना हम ज़ीरो कोविड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चाइना जो है ज़ीरो नहीं कर रहा है कोविड का नंबर, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम पे कम से कम केसेज़ यहाँ पे हों कोविड के, ओके। और यहाँ पे प्रिवेंशन पे फ़ोकस है, डिटेक्शन पे फ़ोकस है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि जो भी पोटेंशियल केसेज़ हैं उनको पहले ही प्रिवेंट करके कंटेन कर दिया जाए, स्विफ्टली इसको कट ऑफ करते जाएँ हम वैक्सीनेशन के थ्रू, ओके। तो ये पूरा मुद्दा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अप्रैल में पहले यहाँ पे चाइना में सर्ज आया था और अब फिर से नवंबर के बाद ये सर्ज देखने को मिल रहा है। मुद्दा ये है कि चाइना में गवर्नमेंट बोल रही है कि तीनों डोसेज़ यहाँ पे लोगों ने लिए नहीं, इसलिए ये हो रहा है। तो देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन ये पूरा मुद्दा था। तो आज के इतने ही थे, 2-3 आर्टिकल अभी और बच गए हैं, ठीक है? उन सभी को हम कल के लेक्चर के साथ ले लेंगे क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर भी फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, एज़ मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ फेस डेमोग्राफिक challenges of a falling young population and a growing older population, migrant workforce from India can serve as a solution for such a mismatch. एनालाइज़, ये आपको एनालाइज़ करना है 250 वर्ड्स में। अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये आंसर भेज सकते हो। आई विल इवैल्यूएट इट एंड आई विल लेट यू नो द कमेंट्स, ओके। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। क्वेश्चन पूछा था मैंने, याद हो आपको तो, ठीक है? उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना कि बे ऑफ बंगाल में इतने ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं। दैट वाज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।